इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना दर्जा बढ़ाना हो तो तरीका है स्टेबल पार्टनरशिप्स। लेकिन स्टेबल पार्टनरशिप्स किस आधार पर होती हैं? वो स्टेबल इंटरेस्ट पर होती हैं। इंटरेस्ट स्टेबल हो सकते हैं क्या? यानी कि की है कि आप दूसरे देशों के हितों को पहचानो, उनकी समस्याओं को पहचानो। अगर आप एक ऐसा समूह बना सकते हैं कि आपके जो हित हैं वो उनके साथ मैच करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर स्कोप है कि आप उनके लीडर बन सकते हैं। इस मैप में अगर आपको देख रहा है, ये पेरेंट लाइन है, एक्चुअली डिवाइड कर रही है नॉर्थ और साउथ को। जियोपॉलिटिक्स में नॉर्थ और साउथ केवल डायरेक्शन नहीं होती, यहां पर ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ डिवाइड करता है देशों को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस दे आर हैविंग, एंड कनेक्टेड टू दिस डेवलपमेंट स्टेटस इज हैविंग देयर क्लाउट। यानी कि अगर आप विकसित ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आपका प्रभाव ज्यादा होगा। यहां पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भले ही साउथ में है लेकिन ये बेरेंट लाइन के साइड है, यानी कि ये ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट होता है। अगर एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल नॉर्थ में नदर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया में यानी कि आपका रशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब ग्लोबल नॉर्थ हैं। ग्लोबल साउथ यानी कि वैश्विक दक्षिण में कौन से देश आते हैं? यहां पर आप देख रहे हैं एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, इसमें इंडिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, और इधर अफ्रीका एंड इधर साउथ अमेरिका, यानी कि इन सब देशों को डेवलपिंग नेशंस में देखा जाता है। प्राइमरी हमारा फोकस ग्लोबल साउथ में इन देशों पर होता है, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पर। रिसेंटली इंडिया वॉइस कर रहा है इनके कंसर्न को, क्योंकि इनकी आवाज को अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला है अभी तक, यानी कि इनकी आवाज को पूरी तरह सुना नहीं गया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। यह आप देश देख ही रहे हैं। यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बयान है मिस्टर एस जयशंकर का कि दुनिया में कहीं और पोलराइजेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई झेलता है तो वो ये देश झेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल यूक्रेन वॉर। मुझे बताइए, यूक्रेन वॉर क्या एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के किसी देश की गलती की वजह से हुआ था? नहीं तो ये तो राइवलरी थी किसके बीच में? नदर्न नेशंस के बीच में। उधर यूएसए है और इधर रशिया है। यूएसए के एक्शंस क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ रशिया एंड देन एक्शन ऑन यूक्रेन। लेकिन इसका जो हर्जाना है वो कौन भुगत रहा है? पूरी दुनिया भुगत रही है। एफएओ की रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार टोटल जो पॉपुलेशन इसके इंपैक्ट में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो इंपैक्ट में है वो इसी एरिया में है, यानी कि आपके एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की विकासशील देश, अल्प विकसित देश। तो यानी कि पंगा ये करें और झेलना इनको पड़े। यह है ग्लोबल साउथ की हकीकत। अब इस हकीकत पर सवाल उठा रहा है इंडिया। पिछले कई सालों से इंडिया ग्लोबल नैरेटिव को चेंज करने में लगा हुआ है। मतलब हम अपने आप को एक ग्रुपिंग के रूप में पेश कर रहे हैं कि देखो हम सबकी एक ही जैसी समस्याएं हैं। तो अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ग्लोबल साउथ के किसी एक देश या कुछ देशों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश करती हैं तो ऐसे में इंडिया वहां पर कंसल्टेड यानी कि उनके साथ आवाज उठाता है। तो मुझे बताइए, ऐसे में एक लीडरशिप का स्कोप है कि नहीं है? इस इशू को बड़े डिटेल में जानेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इशू है अभी तक की जो करंट जियोपॉलिटिक्स चल रही है। आगे बढ़ने से पहले जरा ये G20 देशों का मेंबर्स को जरा देख लीजिए, क्योंकि G20 अभी इंडिया लीड कर रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है। 2023 इंडिया लीड कर रहा है। हमने लीडरशिप ली किससे है? प्रेसिडेंटशिप ली है इंडोनेशिया से, और हमारे बाद ये प्रेसिडेंटशिप जाएगी ब्राजील के पास 2024 में, और फिर 2025 में जाएगी साउथ अफ्रीका के पास। तो यानी कि इससे आपको एक लिंक बनना चाहिए। इंडोनेशिया से गई इंडिया के पास, इंडिया से जा रही है ब्राजील के पास, और ब्राजील से जा रही है साउथ अफ्रीका के पास। यानी कि ये ग्लोबल साउथ के पास एक अच्छा मौका है कि G20 के जब आप प्रेसिडेंट होते हैं तो आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू कि क्या एजेंडा आप उसमें सेट करते हैं। तो अब आप ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली क्रिएट होती हैं ग्लोबल नॉर्थ की वजह से, उन मुद्दों को यहां पर उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। अब जरा उन मुद्दों को जरा गहनता से हमें समझना होगा। ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब किस बिहाफ पर डिसाइड होता है कि हाँ जी ग्लोबल साउथ है? क्या केवल दिशा है? दिशा तो नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ग्लोबल नॉर्थ है। वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, तीन ये तो दिमाग में रहेंगे ना। वेल्थ उनके मुकाबले कम है, हेल्थ इंडिकेटर्स पुअर है, एजुकेशन भी उनके मुकाबले पुअर है। साथ में हम कॉलोनीज रहे हैं इन यूरोपियन पावर्स की, तो इन यूरोपियन पावर ने खुल के शोषण किया है ग्लोबल साउथ का। खुले शब्दों में यह बात है।
हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन हुआ है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हमें उतनी वरीयता नहीं दी गई तो फैसले किसने लिए हैं? ग्लोबल नॉर्थ ने लिए हैं। और अगर हम शब्द यूज करें इंटरनेशनल, तो यानी कि इन संस्थाओं का के जो फैसले हैं उसका प्रभाव तो ग्लोबल साउथ पर भी पड़ा है। तो यानी कि हमने इनके फैसलों का इंपैक्ट देखा है और इन्होंने इस तरीके से फैसले लिए हैं कि ग्लोबल साउथ की जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली स्लोअर रही है। इंडिया अब शेप कर रहा है इस ग्लोबल साउथ के नैरेटिव को। हम पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप रायता फैला रहे हैं तो समेटे भी आप। यूक्रेन इशू अगर आपने क्रिएट किया तो हम तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं डायलॉग इज द वे। इफ यू आर क्रिएटिंग दिस क्राइसिस देन ग्लोबल साउथ शुड नॉट गेट इंपैक्टेड। और अगर हमारे यहां पे एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, फूड क्राइसिस हो रहे हैं, फर्टिलाइजर क्राइसिस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपको ज्यादा जिम्मा लेना पड़ेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ नैरेटिव विच वी आर सेटिंग। तो अब आप ही समेटो, कुल मिलाकर बात यह है हम पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मुझे बताइए, जब इंडिया इस तरीके से खुले तौर पर G20 में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बात रखेगा तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अदर डेवलपिंग नेशंस भी इंडिया को सपोर्ट करने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो यानी कि हम एक दूसरे के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करके अपने मुद्दे की बातों को वहां पर मनवा सकते हैं। बिकॉज वी आर ह्यूज मार्केट, वी हैव पॉपुलेशन, राइट। रिफॉर्म्स लाने की हम बात कर रहे हैं, IMF, UNSC। अब एग्जांपल ले लीजिए, परमानेंट 5 नेशंस, परमानेंट 5 में चाइना, ये एशिया का एक नेशन है, वहां पर रशिया का है वहां पर। लेकिन अगर मैं ग्लोबल साउथ में बात करता हूं डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड नेशंस की, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो क्या हमें वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वी नीड दैट रिफॉर्म। IMF, इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल जो पेमेंट सेटलमेंट है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, उस पर रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, राइट। इंटरनेशनल जो अगर ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज की टर्म्स में IMF इज हैविंग अ मेजर से, ये दूसरे देशों की पॉलिसीज को, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तक को इंपैक्ट कर सकता है। तो इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि IMF, वर्ल्ड बैंक एक आशा की तरह दिखाए गए लेकिन एक्चुअली इसका मेजर बेनिफिट ग्लोबल नॉर्थ को हुआ। वास्तविकता में ऐसा ही हुआ है। इसी बात को इंडिया यहां पर समझा रहा है लोगों को कि नैरेटिव्स को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो दिखाया गया है हो सकता है वो उतना बेनिफिट आपको मिला नहीं है। इसका ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है? वेस्ट को मिला है। 3 एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो इमेज है ये शो कर रही है कि वेस्ट ने कई बार बंदूक के बल पर लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल है आपके सामने लीबिया, इराक में तो डायरेक्ट इंटरवेंशन था, कई जगह पर वो अपोजिशन को और कुछ रेबल ग्रुप्स को पैसा और हथियार प्रोवाइड करते हैं। सीरिया में आप इंटरवेंशन देखते हैं। तो ये लोकतंत्र को बंदूक के बल पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें इंडिया का स्टैंड क्या रहा? इंडिया का स्टैंड रहा है कि दिस सेलेक्टिव और यू कैन से सेल्फ इंटरेस्ट वाली अप्रोच को इंडिया सपोर्ट नहीं करता। इंडिया नॉन इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है। अगर ये लोकतंत्र के इतने बड़े सपोर्टर हैं तो क्यों ये मिडिल ईस्ट में ही इस लोकतंत्र की ज्वाला को जगाना चाहते हैं? वहीं का भला क्यों चाहते हैं? ये सोमालिया में क्यों इतने इंटरेस्टेड नहीं है? म्यांमार में इतने क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? भाई अगर कमिटमेंट डेमोक्रेसी के लिए है तो डेमोक्रेसी फिर हर जगह लाओ। ऐसा क्यों है जहां पर ऑयल है? ऐसा क्यों है जहां पर जो इनको कंपीट कर रहा है उसी के यहां पर ये व्यवस्था को गड़बड़ करके लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के नाम पर ऐसा करते हैं। R2P, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का मतलब है ये आरोप लगाते हैं कि देखो तुम्हारे देश में तुम अपनी जो तुम्हारी सरकार है अपने देश के लोगों को बचा नहीं पा रही, तो हम आए उनको बचाने। एग्जाम्पल इराक। लेकिन आपको नहीं लगता रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के नाम पर जब इराक में आए तो जब यूएस की फोर्सेस वहां से गई तो उससे ज्यादा तबाही मचा कर गई, उससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए जितने का आरोप था कि सद्दाम हुसैन ने मारा है। ऐसी क्लाइमेट चेंज के इशू पर ग्लोबल जो नॉर्थ के देश हैं वो मेजर पॉल्यूटर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज में मेजर पोल्यूशन उन्होंने करा है और आज के क्लाइमेट चेंज की वजह से मेजर इंपैक्ट ग्लोबल साउथ के कितने सारे छोटे छोटे देशों पर हो रहा है। हमारा सीधा इनसे मांग है कि क्योंकि अब हमें एनर्जी ट्रांजिशन की करने की जरूरत है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना है जो क्लीन टेक्नोलॉजीज हो, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं तो आप हमें शेयर करें। प्लस आपको बर्डन लेना चाहिए क्योंकि आपने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया है, क्लाइमेट को जो नेगेटिव इंपैक्ट आपने किया, इसका हश्र हम भी देख रहे हैं, मतलब नुकसान हम पर भी आ रहा है। वो अलग बात है कोई अभी तक इसको गलत को गलत नहीं कह रहा था, बस चले जा रहा था। तो नाउ इंडिया इज रेजिंग अ वॉइस कि ये गलत है और आपकी जिम्मेदारी बनती है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस मामले में इन वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ कोई मोशन पास नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही होता जा रहा है, राइट? वो होगा कब? जब ग्लोबल साउथ का क्लाउट होगा इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी, ये मेजर इंपैक्ट किस पर हो रहा है इस टाइम पर? इस यूक्रेन वॉर का इन्हीं देशों पर हो रहा है, राइट? कारण क्या है? जो वेस्टर्न नेशन है, फॉर एग्जांपल यूरोप ने कहा हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। यूरोप ने सैंक्शंस लगाए कि हम ठीक है वहां से नहीं लेंगे, तो वो दूसरी जो इंटरनेशनल मार्केट है एनर्जी की, वहां से सब सप्लाई ले रहे हैं, और इसकी वजह से जो प्राइस है एनर्जी का, फॉर एग्जांपल से क्रूड ऑयल का, वो $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। लेकिन जो गरीब देश हैं, विकासशील देश है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो एक तरह से प्रॉब्लम आप क्रिएट करें लेकिन झेलें सब, राइट? फॉर एग्जांपल देखिए, ये FAO की रिपोर्ट है, 8 से 13 मिलियन जो पॉपुलेशन जो इंपैक्ट में है, सीवियर इंपैक्ट में है, उसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन किसकी है? एशिया पैसिफिक नेशंस की है, अफ्रीकन नेशंस की है, नदर्न ईस्टर्न अफ्रीकन नेशंस की है, राइट? तो मुद्दा बिल्कुल सही है कि नहीं है, राइट? फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी। अब हम, इंडिया कह रहा है कि हमें इसका सिक्योरिटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब हम गारंटी चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ से कि फूड, एनर्जी और जो बेसिक मतलब जो नीड्स है हमारी, उसको आपको गारंटी करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे गारंटी वो कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है। गारंटी का मतलब है कोई तरीके आपको ऐसे इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी फूड, एनर्जी की जो मार्केट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट इसका ना आए, राइट? जैसे कि इफ यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम देन यू शुड गिव सम बफर टू अस सो दैट वी कैन सस्टेन आवरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम, राइट? ये मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया। एनर्जी ट्रांजिशन हमें करना है, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन की साइकिल में, फॉर एग्जांपल हमें अगर इंटरनल कंबशन से, फॉर एग्जांपल हमें सोलर एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, विंड एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जियोथर्मल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए वी नीड इंप्रूव टेक्नोलॉजीज, अदरवाइज एफिशिएंसी कम है। बट उसके लिए वी नीड फंडिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बट वेस्टर्न नेशंस, यानी कि हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल नॉर्दर्न नेशंस आर नॉट रेडी, आर नॉट एग्रीइंग टू गिव अस द सपोर्ट दैट वी नीड। 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें मतलब स्लैब लगाना है कि भाई इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए क्लाइमेट, दैट्स द टारगेट वी आर फॉलोइंग। बट इसके लिए जो इंडिया और इन ग्लोबल साउथ के नेशंस को जो सपोर्ट चाहिए, दैट वी डोंट हैव। WTO बनाया गया था कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर फ्री ट्रेड होगा, और फ्री ट्रेड एक तरीके से एंटीडोट होगा पॉवर्टी का। लेकिन इसने किया क्या है? जैसे कि फेमस स्कॉलर एमेनुअल वॉलस्टीन का कहना है कि इसने इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट पॉवर्टी इनइक्वालिटी को बढ़ाया है। मतलब क्या हुआ? इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, यानी कि जिन देशों ने कनेक्ट भी किया WTO से और ग्लोबलाइजेशन की बात की तो वहां पर इंप्रूवमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर समृद्धि आ गई हर जगह पर, यानी कि वहां पर आपस में इनइक्वालिटी बढ़ी है, यानी कि कुछ लोगों के पास पैसा गया लेकिन कुछ लोग उस मॉडल से अडॉप्ट नहीं कर पाए, कुछ लोग गरीब ही रह गए। ऐसे कुछ देश बहुत ज्यादा अमीर हो गए, कुछ देश गरीब हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिग टेक कंपनीज की बात करें, से गूगल, फेसबुक, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 बड़ी ब्रांड की बात कीजिए तो 5 बड़ी ब्रांड में आपको नाम किसका याद आएगा? आप देखना कि मेजर आपको किसकी मिलेंगी? US की मिलेंगी, यूरोप की मिलेंगी, जापान की मिलेंगी, राइट? तो अल्टीमेटली अगर उनकी ब्रांड हमारे यहां पर ज्यादा बेच पा रही है तो नेट पैसा कहां जा रहा है? हमारे यहां से उनकी तरफ जा रहा है। तो यानी कि ज्यादा फायदा तो ग्लोबलाइजेशन का किसको हुआ? उनको हुआ। और अब जब हमने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना स्टार्ट किया, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो अब वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करने लग गए, अब अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करने की बात करने लग गए, और अब वहां पर टैरिफ बैरियर्स बढ़ाने की बात करने लग गए। तो एक तरीके से WTO को जिस वजह से बनाया गया था, तो वो वजह तो हमें लग रही है कि केवल वेस्ट के फायदे के लिए था, ग्लोबल नॉर्थ के फायदे के लिए था। अगर ये सबसे वैलिड प्रिंसिपल था तो अभी ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स क्यों, राइट? वेस्ट जो है एनजीओज को सपोर्ट करता है, मींस ग्लोबल नॉर्थ कुछ एनजीओज को सपोर्ट करता है, और वो एनजीओज जो है यहां पर जो ग्लोबल साउथ के कई एरियाज में जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्राइसिस क्रिएट करते हैं। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया रशिया के साथ और US के साथ। अब क्योंकि रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर रहा है डिफेंस में, तो हमने रशिया को कुछ रियायतें दी। रियायतें इन द सेंस कि भाई जब न्यूक्लियर रिएक्टर आप लगाते हो तो रिस्क में हमने कुछ रियायती एलिमेंट्स डाले, बट US के साथ जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसमें उतनी रियायतें हमने नहीं डाली। तो ऐसे में US ने फंडिंग करी ग्रीन पीस फाउंडेशन की, देयर आर एलिगेशंस रिगार्डिंग दिस, और उस एनजीओ ने कुछ दूसरी एनजीओज को इंडिया में फंडिंग करी, और वहां पर इंडिया के इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, गांव वालों को भड़काना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कई सारी जो एनजीओज हैं वो वेस्ट से फंड लेती हैं, और फिर इन ग्लोबल साउथ के देशों में यहां पर वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करती हैं। तो ये भी आरोप इन पर लगता आता है। अब जैसे यूक्रेन का ही मामला ले लीजिए, 2004 में जैसे यूक्रेन में सरकार बदली तो कहा जाता है कि यहां पर इसके पीछे वेस्ट का हाथ था। वेस्ट ऐसी सरकार को इंस्टॉल करना चाहता था जो प्रो वेस्ट हो,
यानी कि प्रो यूएसए हो। और इसी के बाद से हमने देखा कि वहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ने लगे, जिसके फलस्वरूप हमने क्रीमिया को देखा कि क्रीमिया को किसने ले लिया, रशिया ने ले लिया। और उसके बाद फिर फर्दर हमने लास्ट ईयर देखा कि यहां पर यूक्रेन क्राइसिस हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यूएस रशिया यानी कि वेस्ट और जो रशिया, इनके बीच की राइवलरी है, लेकिन इसका इंपैक्ट सब पर हो रहा है, राइट। इंडिया की जो अप्रोच है वो पहले नैम की होती थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की। अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि नाउ वी आर नॉट लिविंग इन द पीरियड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ऐसा नहीं है कि हम सबसे अलग बैठेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, हम मल्टी अलाइनमेंट में हैं। जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि अच्छा मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू आप ग्लोबल साउथ को लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, इंडिया लीडरशिप कर रहा है ग्लोबल साउथ की, एंड इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ यूजिंग मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि अब हम और ज्यादा एनर्जेटिक हैं, हम और ज्यादा पार्टिसिपेटिव हैं, यानी कि अब हम पीछे नहीं बैठे हैं कि आपके साइड नहीं आएंगे, आपके साइड नहीं आएंगे, नहीं नहीं, हम इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर रहे हैं। और जो गलत है नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ का, तो उस गलत को हम गलत बता रहे हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट और G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो एक मौका है इसका इस्तेमाल करने का। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 में मोदी जी ने कहा था भारत एक सूर्यपुत्र देश है। उस टाइम पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंडे ने इस बात को इनवाइट किया था कि मोदी जी, फ्रांस एंड इंडिया, वी शुड डू समथिंग बिग व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो उस समय इंडिया ने ISA की बात को पुश किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वो पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कहाँ पर है? ग्वाल पहाड़ी में है। तो यानी कि ISA इज 1 फीट, यानी कि हम सोलर एनर्जी की तरफ पुश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, हम जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको सोलर एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प भी कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्प भी कर रहे हैं और फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो ग्लोबल लीडरशिप ग्लोबल साउथ की हो रही है कि नहीं हो रही है? हम इस स्टेटस को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले ये स्टेटस को था कि जैसा चल रहा है चलते जा रहा है, कि अगर कुछ इंपैक्ट ग्लोबल साउथ पर हो रहा है तो ग्लोबल साउथ कुछ बोल नहीं पा रहा है, कारण कि भाई वेस्ट की हेजेमनी है, ग्लोबल नॉर्थ की हेजेमनी है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है, इसका एनालिसिस प्रेजेंट है कि व्हाई वी शुड बी इन इंपैक्ट ऑफ योर एक्शंस, यू शुड ओन योर एक्शंस। इंडिया इन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन में मैंने आपको बताया कि सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर इंडिया फोकस कर रहा है। तो जिस जिस एरिया में हम सस्टेनेबल एनर्जी में अपनी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, वैसा ही हम अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। अफ्रीका के साथ ऑलरेडी हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, राइट। हम डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही क्यों हो, इसको एक्सपेंड होना चाहिए। तो इंडिया एक कंटेंडर बना हुआ है। जब पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक के दौरान आपको याद होगा हमने क्या कहा कि देखो ये जो वैक्सीन्स हैं इस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिलैक्स करो, जिससे कि हमें भी वैक्सीन मिल सके। जबकि हमने देखा ग्लोबल नॉर्थ के नेशंस ने वैक्सीन सिक्योरिटाइजेशन कर दिया, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन ज्यादा मात्रा में खरीद ली। जबकि ग्लोबल साउथ के नेशंस वर लुकिंग कि भाई हमें कौन देगा, हमारे साथ कौन है, हमारे तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया, हमारे तो मार्केट का इस्तेमाल किया गया, बट व्हेन इट कम्स टू दिस क्राइसिस हु इज स्टैंडिंग विद अस। तो उस टाइम पर इंडिया वाज स्टैंडिंग। फर्स्ट वेव के दौरान भी आपको याद होगा इंडिया ने इमेंस हेल्प की, जबकि सेकंड वेव में हमें सीवियर इंपैक्ट भी झेलना पड़ा। तो इट शोज दी यू कैन से क्वालिटीज ऑफ अ लीडर कि टफ टाइम में आपको खड़ा होना चाहिए जो आपके साथी हैं, राइट। दैट्स हाउ यू शो द लीडरशिप। तो यहां पर एक्सेप्शंस लेना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, फिर इंडिया में चीप एंड रिलायबल मेडिसिन का बनना, मेडिकल सप्लाईज का बनना, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये 5 किलर जो पिलर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, किलर पिलर्स हैं ये, ठीक है, यू हैव टू कोट देम। सम्मान, यानी कि हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप किस तरीके से कर रहे हैं। सम्मान है तभी क्या होगा, संवाद होगा। जब संवाद होगा तो सहयोग होगा। भाई जब बातचीत होगी तभी तो सहयोग होगा आपस में, और जब सहयोग होगा तो शांति होगी, यानी कि मिसकैलकुलेशंस नहीं होंगी, इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी, और जब शांति होगी तो समृद्धि होगी। ये 5 एक्चुअली पिलर्स हैं, 5 वेज हैं जो इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि G20 इज अ चांस, एंड G20 इज नॉट जस्ट अनदर मीटिंग जिसको इंडिया लीड कर रहा है। इट्स अबाउट सेटिंग न्यू नैरेटिव्स, इट इज अबाउट कि नए ईडियम्स, नए तरीके जो पॉलिटिक्स में यूज होने चाहिए। क्योंकि किस तरीके से बदलाव होता है, जब उस पर एनालिसिस आते हैं, जब उस पर ग्रुप्स साथ आते हैं, जब स्पेसिफिक मुद्दों की बात की जाती है, जब स्पेसिफिक समाधानों पर चर्चा की जाती है। दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। डिस्कस इंडियाज अप्रोच ऑन ग्लोबल साउथ। तो मुझे लगता है कि अब आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक।